हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं। और आज का सेशन आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, चाहे कोई बिगिनर है या चाहे किसी ने पेपर दे दिया है, प्रो लेवल का बंदा है, कोई भी बंदा हो। आज का सेशन क्यों इंपॉर्टेंट रहने वाला है, आपको मालूम है कि अभी एसएससी का एग्जाम हुआ था मेंस का, उसी की आंसर की आई और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लुढ़क लिए, बाहर हो लिए। आपको मालूम है कि कितना धराशायी हुए हैं लोग इसके अंदर, और बहुत सारे लोग डीमोटिवेटेड भी हैं। क्योंकि मुझे इसलिए मालूम रहता है चीज़ों का, क्योंकि इतने लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, मेरे को कॉल्स कर रहे हैं, तो मुझे इतना अंदाजा तो रहता है कि कितना ज़्यादा परेशान है इस वक्त स्टूडेंट। तो मैं सोच रहा था एक मोटिवेशन वीडियो बनाऊं, लेकिन उससे पहले मेरे को लगा कि कुछ सीखने लायक चीज़ बनाई जाए इस पूरे के पूरे पेपर में से। तो हमने क्या किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसा बोला कि आप मेरे को ये बताओ कि इसमें कौन सा क्वेश्चंस थे जिनकी वजह से आपको लगता है कि आपका समय खराब हुआ। क्योंकि मेन बात इस पेपर के अंदर ये थी कि 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे कैलकुलेटिव आ गए थे जिसकी वजह से बच्चे का सारा समय खराब हुआ। और अच्छे से अच्छा बच्चा भी कई बार क्या होता है कि धराशायी हो जाता है। जो बच्चा 99 परसेंटाइल कर रहा है मॉक्स के अंदर, वो वहां पे 70 में निपट गया। तो वो वाली हिसाब किताब हुआ है इस बार बच्चों के साथ, और ये सच बता रहा हूं। बच्चे रो रहे थे फोन पे भी, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। ये वीडियो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है ताकि एक एक चीज जो है हम बिल्कुल एनालाइज कर पाए। पूरा पेपर इसमें डिस्कस नहीं करूंगा, वो टोटल 13 क्वेश्चन हमने निकाले सब बच्चों से डिटेल करके। और इसमें एक लड़का है विकास नाम का, उसने 99 क्वेश्चन, हमारा स्टूडेंट है वो, 99 क्वेश्चन ठीक करके आया है। एक क्वेश्चन वो छोड़ के आया था क्योंकि समय नहीं बचा या जैसा भी सिचुएशन रही, और 99 के 99 उसके सही हैं एकदम। अगर कोई 200 वाला बच्चा है तो वो भी मुझे मेल कर देना। अभी हम विकास से बात कर रहे हैं कि अगर हम किसी तरीके से उसका इंटरव्यू कंडक्ट कर पाए आपके लिए, तो आपकी हेल्प हो जाएगी कि उसने कैसे किया पेपर को, क्या स्ट्रेटजी अपनाई। हालांकि मैंने कई सारे लोगों से बात करके एक क्रक्स पे निकल के आए हैं हम कि क्या क्या चीजें थी जो बच्चों की दिक्कतें थी। और इसीलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है, आप पेपर दे के आते हैं, पेपर देने के बाद आपने बिल्कुल ये नहीं देखा कि किस वजह से आपका पेपर धुला हुआ था। तो वो चीजें आज हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि यूजुअली कोई भी बंदा ये डिस्कस नहीं करता है। हर टीचर आके पूरा पेपर सोल्व करा के भी चला जाएगा, लेकिन उसको फायदा क्या है। बाकी का पेपर तो आप सोल्व कर लोगे, लेकिन जो मेन मुद्दे के क्वेश्चन है और उनमें करना क्या था, छोटे मेथड क्या है उनके, और कैसे आप अपने समय को बचा सकते थे, कौन से क्वेश्चन को तुरंत स्किप कर देना था देख के, वही तो सारी की सारी गेम है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना कितना मिनट हर क्वेश्चन में लगना था और कैसे इनको करना है। बाहर आके क्वेश्चन करना बहुत आसान है, ये मैं साफ बोलता हूँ कड़े शब्दों में। पेपर के अंदर बैठ के करने में का मजा ही एक अलग होता है, फिर पता लगता है असली तो बंदे का। हालांकि हम बाहर बैठ के कर रहे हैं तो, लेकिन डिस्कस तो करना ही है ना। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने कोई तीर मार दिया बाहर इनको सोल्व करके, मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ कि आपका बेनिफिट हो जाए अगले वाले एग्जाम्स के लिए। क्योंकि स्टूडेंट्स मेरे से पूछ रहे थे कि हमसे गलती कहाँ हुई, हमें ये नहीं समझ में आ रहा। तो अभी आपको ये पूरा सेशन देखने के बाद, छोटा सेशन रखेंगे, एकदम टू द पॉइंट रखेंगे, सब समझ में आएगा। तो आप देखिए कि सबसे पहले, और मैं बता रहा हूँ एक और चीज़ की, अगले 3 से 4 दिनों में हम कुछ और भी लेके आने वाले हैं आपके लिए, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सारी की सारी चीज़ों की वजह से हम रुके हुए थे कि ताकि एक बारी पूरी एनालिसिस हो जाए। तो हमने बहुत अच्छा कुछ बना रखा है आपके लिए जिसमें आपकी हेल्प हो जाएगी बहुत सारी। तो अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपके सामने होगा वो चीज़। तो इसमें देखिए, ये जो सवाल था, ये सवाल में ये हिंदी में आई थिंक यहाँ पे 12 घंटे लिखा हुआ है क्या, आप देख लेना एक बारी, 12 लिखा हुआ है कि 12.5 लिखा हुआ है। ये 12.5 होगा आई थिंक, क्योंकि हिंदी में तो यहाँ पे 12 घंटे है ना। तो इस सवाल के अंदर देखिए कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता था बच्चे को। कर लेते हैं, देख लेते हैं। ए को लग रहे हैं 12.5 घंटे, यानी कि 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा लिखता हूँ मैं 25/2 लिख सकता हूँ। और बी को कितने घंटे लग रहे हैं, 25 घंटे लग रहे हैं। तो मैं टोटल वर्क इसका अगर बोलूँ तो 25 हुआ। अगर मैं एफिशिएंसी ऑफ ए की बात करता हूँ तो वो हुई डबल, और एफिशिएंसी ऑफ बी की बात करता हूँ तो वो हुई 1। वो वैसे भी आपको पता लगना चाहिए कि आधे समय में कर रहा है तो इसकी डबल एफिशिएंसी हुई और इसकी हाफ हुई, उस हिसाब से। तो ये हो गई। अब अगर मैं टोटल वर्क का दोनों का ए प्लस बी की एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं बोलूंगा कि टोटल काम है 25 डिवाइड बाय में ए प्लस बी की, तो 3। इतनी समय में होगा 25 काम जो है, अगर इनकी पूरी एफिशिएंसी निकालनी। एफिशिएंसी ना बोल के इसको नंबर ऑफ डेज बोलूँ क्या मैं, क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी तो 3 हो गई, तो ये तो डेज हो गई कि अगर पूरे 25 काम को दोनों लोग मिलके करें तो डेज ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी के हिसाब से मैं देख रहा हूँ ये। अब ये 25/3 हो गए। अब इसने क्या बोला है मेरे को कि दोनों कर रहे हैं काम, ठीक है, तो दोनों को अगर खोल दिया जाएगा तो इतने डेज या आवर्स, जो भी ये आवर्स है ना, तो आवर्स लिख लो यार यहाँ पे, इतने घंटे लेंगे ये, ठीक है, आवर्स इतने घंटे लेंगे। लेकिन हुआ क्या
एक लीक की वजह से क्या हो गया, 1 घंटा 40 मिनट 1 आवर 40 मिनट ज़्यादा लग गई। 40 मिनट का मतलब 2/3 आवर, ठीक है। तो टोटल टाइम कितना हो गया आपका, अगर मेरे को एफिशिएंसी ही निकालनी पड़ जाए तो वो अभी निकालेंगे हम। टोटल टाइम देख लेते हैं पहले कितना हो गया, 25/3 तो ये हो गया, इतना तो लगना ही लगना था, लेकिन डिले कितना हो गया, 1 घंटा 40 मिनट। तो 1 घंटा ये हो गया, 40 मिनट क्या होता है, 4/6 हो गया, 2/3। तो ये कितना बन गया आपका, 30/3, यानी कि 10 घंटे बन गया ये। तो 10 आवर्स बन गया कि टोटल टाइम इतना लगा, किसकी वजह से, लीक की वजह से। आप मेरे को बताओ कि अगर लीक की वजह से लगा तो मेरे को A प्लस बी और माइनस सी किसके लिए, लीक के लिए। ये एफिशिएंसी मैं अगर निकाल रहा हूं तो मेरे को कैसे निकालना है, टोटल वर्क है 25 और कितनी देर में हुआ है, 10 घंटे में, तो 2.5 एफिशिएंसी आ गई अगर लीक ओपन है तो। लेकिन आप देखिए कि A प्लस बी की रियल में कितनी एफिशिएंसी थी, 2 और 1 3 थी, तो इसका मतलब लीक की एफिशिएंसी कितनी हुई, इन दोनों की तो भैया 3 हो गई, तो इसकी 0.5 होनी पड़ेगी तभी तो 2.5 आएगा ना। तो इसकी 0.5 हो गई लीक की। तो इसने यही तो बोला है, इसने बोला कि जो 70% हिस्सा है वो कितनी देर में खाली हो जाएगा। यही इसके अंदर गेम थी। मैं बार बार आपको जब भी पढ़ाता हूं मैं ये बताता था कि यहाँ पे वो 100% ना पूछ के 70%, 50%, 30% ऐसे पूछ लेता है एंड में आके, तो उससे आप ऑप्शन से भी निकालना मुश्किल हो जाता है। तो इसका तुरंत आंसर आपको क्या करना चाहिए था, कितना हो गया, 70% हो गया, 7/10 ऑफ 25 काम, और इसको कितनी देर में कर रहा है, एफिशिएंसी हो गई अभी मैंने निकाली 0.5 डिवाइड बाय 0.5, तो अब ये कितना हो गया, ये तो इससे कट जाएगा, 35 आ गया ना इसका उत्तर, 35 इसका आंसर आ गया। क्या 35 है ऑप्शन में, ये रहा। ठीक है, इस तरह से इस सवाल को करना था। तो मुझे लगता है कि शायद बना लिया होगा, लेकिन इस सवाल में कम से कम 1 से 1.5 मिनट आपका खराब होना ही होना था। तो ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो कोशिश ये करनी चाहिए या तो इनको सेकंड गो में किया जाए। अभी मैं और दिखाता हूं आपको, बहुत सारे ऐसे सवाल हमने पिक किए हैं। पूरे पेपर का जो टू द पॉइंट क्रक्स है ना वो इस वीडियो में मिल जाएगा। बाकी अगर जिसको समय बहुत ज़्यादा खराब करना है तो वो पूरा पेपर का एनालिसिस देख लेगा। जो कोई कराएगा उसको पूरा 4-5 घंटे की वीडियो बना के, तो वो वहाँ पे देख लेना। मैं मेन सारे सवाल यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। 13 सवाल ही ऐसे थे, 13 क्वेश्चन ही ऐसे थे जो आपको रिटार्ड कर सकते थे, आपको रोक सकते थे अपना पूरा काम करने के लिए। अब देखिए कि ABCD इस प्रकार विभाजित किया जाता है। अच्छा, इतना अमाउंट है टोटल, और रेशो, देखो रेशो का अगेन देखो, मैंने बोला था उस टाइम पे जब मैंने एनालिसिस की थी कि रेशो का एक सवाल आया था जिसमें बहुत समय खराब होना था। यही वो सवाल है। इसको जो इस बच्चे ने पहले हाथ लगाया होगा उसका पेपर खराब हुआ ही होगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना था, और ऐसे क्वेश्चन को अगर आप छोड़ के भी आ जाते तो आपके लिए अच्छा था। ऐसे सवालों को छोड़ देना चाहिए। अब समझ तो तभी आएगी ना जब इसको करेंगे, तभी तो पता लगेगा कि कैसे छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, और सेकंड गो में करना चाहिए ऐसे सवालों को। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ कि अगर किसी ने टेक्स्ट बुक का पास नहीं लिया है तो ये जो अभी वैलेंटाइन डे आ रखा है, इसके चक्कर में क्या हो रहा है कि प्रिपरेशन से करो प्यार। ठीक है भाई, तो गर्लफ्रेंड अपनी जगह पे और पढ़ाई अपनी जगह पे, और अगर आपको अच्छी प्रिपरेशन करनी है और आपको जो दिक्कतें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये ना आए, तो वो सारी सिर्फ मॉक टेस्ट से ही दूर हो सकती हैं। और उसके लिए एक सही मॉक टेस्ट और सही रणनीति आपके पास होनी चाहिए। मॉक टेस्ट को करना कैसे, उसकी तो स्ट्रेटजी मैंने ऑलरेडी बता रखी है। अब आपको सिर्फ ये टेक्स्ट बुक के ले लेने हैं मॉक टेस्ट, और 18 महीने का इस बार आपको मिल रहा है, यानी कि 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, 6 महीने का एक्स्ट्रा पास मिल रहा है, अदरवाइज 1 साल का मिलता है। तो लेने के लिए GV10 इसका कोड है, और 39 रुपीज़ आपके ऑफ हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाना, इसका लिंक दिया हुआ है, तो तुरंत आपका ये ऑफ हो जाएगा, और फिर आप पूरा 18 महीने यानी अगले 1.5 साल तक हर तरह के मॉक टेस्ट उसके अंदर एंजॉय कर पाएंगे, सीख पाएंगे चीज़ों को। तो आई थिंक ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो लोग सिर्फ 12 महीने के लिए लेते थे अब 18 महीने का मिल रहा है, तो बेटर ही आई थिंक सो। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखो भाई आप कि अपने को दे क्या रखा है, A और D, A प्लस D इस 2 में B और C यही दे रखा है। टुगेदर इनकी रेशो बनती है आपकी 8/5, और मेरे को और क्या दे रखा है यहाँ पे टोटल राशि इतनी दे रखी है। तो आप मेरे को बताओ कि अगर मेरे को B प्लस C की निकालनी हो तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 8/5 है, ठीक है, 8 टोटल 13। तो ABCD तीनों चारों आ गए हैं, तो इनटू में क्या कर देंगे 46,800। ठीक है भाई, तो ये आप का B प्लस B प्लस C की निकाल रहे हैं ना, तो ये 5 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल देख लेना काट के, ये 3600 बनेगा। तो
18,000 कुछ आएगी, ये 18,000 आएगी। ऐसे ही आप a प्लस डी की भी निकाल सकते हो यहीं से तुरंत। a प्लस डी की निकालोगे तो ये हो जाएगी आपकी b प्लस सी की 18,000 होगी ना, तो 8/5 इंटू 18,000, तो 5 दूनी हो जाएगा 10, 8 दूनी 16, ये कितना बन जाएगा आपका 28,800। ठीक है जी। अब इसके अंदर देखो आपको निकालना क्या क्या है। आपको दे रखा है कि b के हिस्से का c के हिस्से का अनुपात, तो b और c का अनुपात 5/4 दे रखा है। तो अगर मेरे को b निकालना है तो मैं बोलूँगा ना, ये देखो 5:4 दे रखा है b:c, तो 5:4 हो गया, तो b कितना आ गया आपका 5/9 इंटू में 18,000, तो ये हो गया 10,000 आपका। और c कितना आ गया 4 में टोटल कितना है 9, और b प्लस सी टोटल है कितना है 18,000, तो ये 8,000 आ गया है ना, 8,000, ये 10,000 हो गया। तो अब आप देखिए कि b और c आपके पास आ गए हैं। और ऐसे ही हमें निकालना क्या क्या है इसके अंदर, एक और चीज़ दे रखी होगी है ना, 18,400 क्या दे रखा है, a दे रखा है 18,400, a हो गया 18,400। तो a प्लस डी में देखो इसमें से माइनस करेंगे तो d कितना आ जाएगा 18,400 गया, तो 10,400 आ गया d, 10,400। अब आपको बोला है इसने कि यदि a और b के हिस्सों के बीच का अंतर x है, तो x क्या हो गया a माइनस बी या b माइनस a, उसका मॉड्यूलस ले लेंगे, तो जो भी बड़ा है a माइनस बी है, तो ये आ जाएगा आपका आई थिंक 8,000 आ गया है ना, 8,000 ये हो गया। और y कितना है आपका बोल रहा है ये c और d का, डिफरेंस, c और d का नहीं होगा, a और b का, एक सेकंड ये गड़बड़ होगी, a और b का डिफरेंस तो ये है ना, तो इन दोनों को माइनस करते हैं तो 8,400 आएगा ना, सॉरी 8,400। और c और d को वो माइनस करने को बोल रहा है ना, तो 2,400 ये आ गया, c माइनस d, मॉड्यूलस ले लेना, वो ऐसे लगाते हैं मॉड्यूलस का साइन। तो अब x माइनस वाई कितना हो गया, ये हो गया आपका 6,000, क्या है 6,000, ये रहा, ये आपका आंसर हो गया। उतार लो इसको भी कॉपी में। ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा था जिसको आई थिंक छोड़ देना चाहिए था, मूर्खता थी इसको फर्स्ट गो में करना। एक क्वेश्चन पीछे छूट गया क्या अपना कोई, एक सेकंड, अच्छा ये क्वेश्चन रह गया, मैं वही कह रहा हूँ कोई क्वेश्चन छूटा है पीछे। अब इस क्वेश्चन में देखो कि LMN हमें एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दिया नहीं हुआ था, ये मैंने खुद बनाया है अभी, तो ये हमें सिर्फ यही दिया हुआ था क्वेश्चन। तो अब देखो LMN एक ट्रायंगल दे रखा है और LM दे रखी है 5√2, LM है 5√2। ध्यान देना ये जो है 5√2 है, और वहीं से बहुत कुछ क्लियर होगा। LN 13 है, बिल्कुल ठीक है। LMN ये 135 डिग्री है, तो MN की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, MN की लंबाई। ठीक है, तो ये हम जो कंस्ट्रक्शन है, ये कई बार हम भूल जाते हैं, ये कंस्ट्रक्शन है डॉटेड वाली, ये जो है ये एक कंस्ट्रक्शन है। अगर आप ये कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तो फिर आप बैठे रहोगे इस सवाल को करने में। तो आपको क्या करना है, आपको देखना है कि ये 13 बन गया जब, ठीक है, और ये 135 है, तो जरूर कोई एक ऐसा ट्रायंगल तो बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका हाइपोटेन्यूज 13 है। एक तो ये प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है, दूसरा आपको वो चीज जहां से भी क्लियर होगी कि ये 5√2 है और ये 135 है, तो ये 45 होगा कि नहीं होगा, होगा ना 45 डिग्री। तो अगर ऐसा है कि ये 45 है तो इधर 90 बन रहा है, तो ये भी 45 ही तो होना पड़ेगा। और ऊपर से ये 5√2 दे रखा है, तो इसका मतलब कि ये कितनी होगी 5 हो गई, और ये कितनी होगी, ये भी 5 होगी, तभी तो बनेगा। यहाँ पे 45 है तो तभी तो 5√2 बनेगा ना, समझ रहे हो इस चीज को, तभी तो बनेगा पाइथागोरस से। तो ये 5 पता लगी, ये 5 पता लगी, मुझे तो MN का पता लगाना है। आप मेरे को बताओ कि इस पूरे बड़े ट्रायंगल को देखो आप, 5, 13 और ट्रिपलेट तो क्या होता है, 5, 13 और 12 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ 12 आएगा, यानी कि ये पूरी की पूरी लेंथ जो है, ये पूरी की पूरी लेंथ 12 है। तो भैया इस लेंथ को नहीं आप निकाल सकते MN को, पूरी 12 है तो 12 में से 5 गए तो 7, ये उत्तर हो गया। देख रहे हो आप इस सवाल को भी कैसे कर सकते हैं हम।
तो इसमें बस ये मेन गेम कंस्ट्रक्शन का था, और ऐसे 50 सवाल मैंने आपको अपनी ज्योमेट्री की सीरीज में करा रखे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई आपको दिक्कत आनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन में थोड़ा सा हिडन चीजें थी, बस अगर वो आपने पिक कर दी तो आगे सवाल तो आपका हो ही जाएगा। इसमें क्या था कि एक ट्रायंगल एबीसी था, एम मिड पॉइंट था वहां का, ठीक है, कहाँ का, ए बी का, बिल्कुल सही है। और एन इज ए पॉइंट ऑन द इंटीरियर, एन कहीं पॉइंट है बीच में, और सी एन जो है वो बाइसेक्टर है, तो ये थीटा और थीटा हो गया। और सी एन परपेंडिकुलर टू एन बी है, बिल्कुल सही है। और बी सी अपने को 10 दे रखी है, ए सी 15 दे रखी है, ये सब मैंने फिगर में छाप दिया है, फिगर नहीं दे रखी थी, फिगर आपको खुद बनानी थी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन मैंने, आप देखना कभी खोल के, मैंने जो ज्योमेट्री पढ़ाई है, ऐसा एक क्वेश्चन नहीं 4 सवाल कराए थे कि भैया आइसोसेलेस ट्रायंगल को ढूंढना होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल को ढूंढना होता है, एग्जामिनर बार बार ये सवाल देता है। मैंने 10 बार बोला था, अगर किसी बच्चे ने हमारे नोट्स अच्छे से पढ़ रखे हैं तो उनको इसमें दिमाग खराब करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ी होगी, क्योंकि इसके अंदर आइसोसेलेस ट्रायंगल ढूंढना था। तो आप तुरंत देखिए, ये थीटा है, ये थीटा है। आप मेरे को बताओ, बच्चा पता क्या सोचता है, कई बार हमारे दिमाग में आ जाता है कि ये थीटा और थीटा तो है ही है, और ये दोनों बराबर हैं, तो भैया ये पूरा ही आइसोसेलेस है। वो बच्चा इसको 10 सोचने लग जाएगा, ऐसे कैसे हो जाएगा, वो 90 डिग्री होना जरूरी है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं प्रॉपर्टी बता दूं आपको आइसोसेलेस की, कि आइसोसेलेस में ये थीटा और ये थीटा होता है, ये 90 डिग्री होता है और ये बराबर होते हैं, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ऐसा बता रखा है मैंने पूरा ज्योमेट्री के अंदर, पढ़ लेना। तो 4-5 सवाल ऐसे बताए थे जिसके अंदर छुपा हुआ था आइसोसेलेस ट्रायंगल, और ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल भी छुपा हो सकता है, अलग अलग तरह के सवाल बनते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये देखना है कि यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल जो है ये आइसोसेलेस है, ये 90 डिग्री हो गया, ये थीटा और थीटा हो गया, तो यहाँ पे आइसोसेलेस ही बनना। तो इसका मतलब है कि एन डी और बी एन ये बराबर हो जाएंगे, तो यानी कि ये इसके बराबर हो गया। तो अगर किसी ने ये पकड़ लिया तो तुरंत सवाल सॉल्व हो जाएगा, फिर कुछ रह नहीं जाता है सवाल के अंदर। आप मेरे को बताओ कि अगर ये आइसोसेलेस है तो ये वाली साइड इसके बराबर होगी कि नहीं होगी। देखो ना, थीटा थीटा, तो वो वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएंगी। तो ये 10 है, तो जो साइड ये है ये भी 10 हो जाएगी कि नहीं होगी, बताओ मेरे को। अगर ये 10 होगी तो क्या ये 5 हुई कि नहीं हुई? आप मेरे को खुद समझदार है, बहुत समझदार है, पूरा दिमाग लगा के आप बताओ मेरे को, ये 5 हुई कि नहीं? 15 में से 10 गए तो 5 होता है, ये 5 हो गई। अब मेरे को ये बताओ कि क्या ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है? आप थोड़ा सा मोटी मोटी आंखें करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये भी एक ट्रायंगल है। और इस ट्रायंगल के अंदर आप मेरे को बताओ थोड़ा ध्यान से, पूरा दिमाग लगा के, इस ट्रायंगल के अंदर कि ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर है कि नहीं है? बताओ मुझे। कहने का मतलब ए एम एम बी के बराबर है, बी एन एन डी के बराबर है। पूरा जितना भी दिमाग आपके अंदर सारा लगा दीजिए और ये देखिए कि ऐसा है कि नहीं है ना? अगर ऐसा है तो क्या भैया ये मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकता हूँ कि ये जो साइड है, मिड पॉइंट थ्योरम से, थेल्स थ्योरम जो होती है, ये जो साइड है ये इसका आधा होगी। अगर ऐसे समझ नहीं आता आपको तो मिड पॉइंट थ्योरम में यही तो करते थे, ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये पैरेलल होनी चाहिए। तो हम क्या बोलते थे कि ये साइड लेंथ जो है इसके हाफ है, अगर ये x है तो ये x/2 हो जाती है, यही तो बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम के अंदर। तो भैया और क्या, मैंने नई फारसी में थोड़ी बोला है। तो ये जो साइड लेंथ है ये इसका हाफ होगी, तो ये 5 है, तो ये कितना हो गई? 2.5 हो गई। क्या इसके अंदर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो सकती है? नहीं हो सकती है मेरे हिसाब से, और यही होता है। तो ये बस यही है कि आपने हो सकता है उन चीज़ों को वैसे किया ना हो और यहाँ पे आप रिटार्ड हो गए हो, या फिर ये भी हो सकता है कि पेपर के टाइम में हम भूल जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि दिमाग में क्लिक नहीं करती चीज़ें, प्रेशर इतना होता है कि कैसे क्लिक करेंगे यार। तो यही समस्या है, बट कोई बात नहीं, इन सब समस्याओं को हम धीरे धीरे दूर करेंगे। मैं आपको वही समस्याएं आज आपके सामने रख रहा हूँ जिसकी वजह से आपको दिक्कत आई होगी। चलिए, और ये सब बच्चों ने ही बताया, मेरा खुद की उपज नहीं है कि मैं बैठा और मैंने पूरा दिमाग लगाया और पेपर के अंदर और सोचा कि अच्छा तो ये भी सवाल वो भी नहीं। बच्चों को जहां दिक्कत आई मैं वो उठा के लाया हूं सवाल। आप देखिए कि एक ये जो सवाल था, अब ये सवाल देखो इतना टुच्चा सवाल है देखने में तो, लेकिन इसके अंदर बच्चे को दिक्कत कहाँ आई मैं समझाता हूँ आपको, समझाता हूँ कि इसके अंदर दिक्कत आई कि 2 से 3 मिनट बच्चे के बर्बाद हो गए। दिक्कत बस इतनी ही आई, इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं आई। फॉर्मूला सबको पता है कि कौन का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन, क्या वो हमें पता नहीं है कि 1/3 पाई r² h होता है? क्या बड़ी बात है इसके अंदर, ये पता था। आप देखिए कि ये 29 है, 20 है, तो आपको पता होना चाहिए कि 29, 20 और 21 एक ट्रिपलेट बना देंगे। ठीक है, बना देंगे। नहीं आपको समझ आता है तो 441 और 400,
तो 841, तो 29 का स्क्वायर करके देख लो, चाहे 18 और 8 16, 18 5, ठीक है। वैसे तो आपको याद होनी चाहिए ये, तो बिल्कुल सही है, 841 ही यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वैसे तो आपको याद रहने चाहिए, नहीं याद रहते तो इस तरह से करके देख सकते थे, थोड़ा बहुत पाइथागोरस लगा के देख सकते थे। तो यहाँ से अब होगा क्या, मेरे पास समझने वाली बात सिर्फ इतनी ही थी कि मेरे को दे रखी थी इसने तिर्यक ऊंचाई यानी L और रेडियस त्रिज्या हो गई, और ये क्या हो जाएगा फिर आपका हाइट। तो मेरे पास ये तीनों चीज़ें आ गई। अब ये मेरे पास तीनों चीज़ें जब आ गई दोस्तों, रह क्या गया इसके अंदर, वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे को मालूम है, तो मैं क्या लिखता हूँ, वही लिख देता हूँ। रेडियस का स्क्वायर करूँगा तो 400 एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर एच 21x, ठीक है। एक्स एक्स ले लिया ना मैंने, 29x 20x 21x ऐसे ले लिया। क्या ये कर सकता हूँ मैं, कोई समस्या नहीं है इसके अंदर मेरे हिसाब से। तो अगर इसमें भी समस्या है तो फिर आपकी तैयारी में ही समस्या है। अब ये वॉल्यूम मेरे को दे रखी है, ये देखो, अब पाई तो कट जाएगा, वैसे भी दिख ही रहा है, तो मैं सीधा सीधा ही लिखता हूँ। अब यहाँ से x का क्यूब बनना है, तो x का क्यूब इज इक्वल टू वहाँ पे आएगा 48384 बाई में 10, और ये वाला चीज़ें उधर चली जाएंगी, तो यहाँ पे 3 जाएगा और नीचे जाएगा 21 और जाएगा 400। बस यहाँ तक ही समस्या है, मतलब यहाँ तक ही इजी है, उसके बाद समस्या शुरू होगी आपकी। ये तो आप कर लोगे, फिर यहाँ पे समस्या बच्चे ने छोड़ दिया, या तो कि कैसे इसका क्यूब निकालूंगा, या फिर सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारा समय लग गया। अब मैं यहाँ के लिए एक ही बात बोलूँगा कि आप देखो कि नीचे देखो, आप ऊपर हो सकता है आपको क्लैरिटी ना आ रही हो, यहाँ पे क्यूब है, नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो है भैया, 3 जीरो है, और जीरो का मतलब होता है 2 इंटू 5, हर जीरो का मतलब 2 इंटू 5, हर जीरो का मतलब 2 इंटू 5, तो हर दो को मैं बाहर निकाल लूँ अगर, तो 5 5 5 बच गए। कहने का मतलब है कि अगर नीचे 5 का क्यूब बना दूं मैं, क्योंकि 2 तो मेरे को चाहिए ही है, 2 तो यहाँ पे कट जाएंगे, साफ दिख रहा है 84 है आखिरी में, 4 की टेबल पे वैसे ही चला जाएगा। तो मेरा दिमाग वही कह रहा है कि भैया 2 से तो चला जाएगा, लेकिन मैं 5 को अलग कर लेता हूँ इनमें से। तो बस इतना ही काम आपको करना था। जैसे ही आप ये करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कुछ इस तरह का बन जाएगा आपका 48384, और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो 3 सत्ते 21 हो गया, डिवाइड बाय में देखो आप 4 तो ये है, और 2 यहाँ से 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 चौके 32 होता है, लेकिन मैं उसको 16 इंटू 2 लिख लेता हूँ, क्योंकि 16 से काटना मेरे लिए आसान हो जाएगा, इंटू में 7। अब मैं 16 से इसको काटता हूँ, तो 16 तीय 48 हो गया, फिर 2 डिजिट लूंगा तो 0, 16 दूनी 32 हो गया, 32 के बाद 16 चौके 64 हो गया, ये आ गया, 16 से कट जाएगा। अब इसको मैं 2 से काट देता हूँ, तो 15 तो यही दिख रहा है, 2 एकम 2 दूनी 4, अब 7 से और काटना है, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छिके 42, 216 आ गया। देख रहे हो आप, कमाल देखो इस चीज़ का कि ये आप सिंप्लीफाइड कैसे करते हो चीज़ों को। और नीचे 5 का क्यूब भी तो बचा था, यहाँ से 5 का क्यूब भी तो बचा है, 5 का क्यूब। तो आप मेरे को बताओ भाई 8 8 जा 64, ये कितना बनेगा आपका, 6 का क्यूब बन जाएगा, है ना, 6 का ये बन गया, 5 का ये बन गया, 5 का क्यूब। तो दिस इम्प्लाइज एक्स आपका आ गया 6/5, आ गया 6/5। आपको क्या निकालना है इसमें, इसने बोला त्रिज्या कितनी होगी, तो रेडियस पूछ रहा है, तो रेडियस 20x है, तो रेडियस इज इक्वल टू 20x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई में एक्स क्या है 6/5, 5 चौके 20, 6 चौके 24। तो इस तरह से ये सवाल को आप जल्दी कर सकते थे। थोड़ा सा आपको सिंप्लीफिकेशन जो प्रोसेस है उसके ऊपर फोकस करना था, तो ये सवाल तुरंत आपका हो जाता। आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। उतार लो कॉपी में। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा और आपको चीज़ें भी पता लग रही होंगी कि कहाँ कहाँ आपको दिक्कतें हुई होंगी।
यही सब सवाल है। और कौन से सवाल, कोई ऊपर से तो आते नहीं है। सवाल तो देखिए ठीक ही रहते हैं, कोई इतने भी मुश्किल नहीं रहते हैं, लेकिन समस्या वही है कि पेपर में आप कर पाते हैं कि नहीं। वहाँ पे जो प्रेशर होता है ना, वो एक अलग चीज़ है। वहाँ पे किसी सवाल में 2 मिनट खराब हो गए, या फिर एक के बाद एक सवाल ऐसे आ गए जिसके अंदर 2-2 मिनट खराब हो रहे हैं, वहाँ पे आपका बैलेंस सारे का सारा बिगड़ जाता है। हम ये नहीं सोचते कि हो सकता है कि बाकी के ये 10 क्वेश्चन मुश्किल है तो 90 क्वेश्चन तो आसान हो सकते हैं ना। तो वहाँ थोड़ा सा फियर फैक्टर एक आ जाता है दिमाग में, और अच्छा खासा इंसान भी हिल जाता है। तो जो हालांकि बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ भी है। तो आप देखिए कि ओ एक बिंदु है ट्रायंगल एबीसी के अंदर, ये फिगर हमें खुद ही बनानी थी। और ओ ए 12 दे रखा है, ओ ए अपने को 12 दे रखा है, ओ ए है ना। तो ओ सी अपने को 9 दे रखा है, और ए ओ बी बी ओ सी सी ओ ए, यानी ये सारे एंगल इक्वल हैं। तो हर एंगल कितना कितना हो गया, आप मेरे को बताओ। क्या 360 डिग्री डिवाइड बाय 3 तो 12 ये 36 होता है, ठीक है। टोटल 360 बाय में 3 तो 120 डिग्री हर एंगल होगा। हर एंगल 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा, आप मेरे को बस ये बता दीजिए। और ये मैंने लेट किया है, ये जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है, ये मैंने लेट किया है कि ये थीटा है। कारण उसका ये है कि सारे का सारा गेम कहाँ पे है, सिमिलैरिटी के अंदर है। ऐसा सवाल आ जाए तो सिमिलैरिटी ही हीरो है। और आप देखिए ए बी सी 60 दे रखा है, तो ए बी सी 60 है, वो ले रखा है। ओ बी हमें ढूंढना है, ओ बी ये वाला लाइन जो है, ये लेंथ है जो, ये हमें ढूंढनी है, ठीक है भाई। तो अगेन देखिए यही चीज आ सकती है, या तो इसमें कोसाइन रूल साइन रूल लगाए जाएं, या फिर सिमिलैरिटी लगाई जाए। इन्हीं 2 चीज़ों से आ सकती है लेंथ, और कहाँ से आएगी। तो मेरे को साफ साफ दिखाई देना चाहिए ये चीज़ कि अगर ये थीटा है तो ये कितना एंगल होगा। आप मेरे को कोई भी बच्चा बताओ कि ये एंगल कितना होगा। ये 120 हुआ, ये थीटा हुआ, तो ये कितना हुआ। 180 में से इसको और इसको माइनस कर देता हूँ तो 60 माइनस थीटा हुआ। कुछ नहीं किया मैंने। इस ट्रायंगल को देखो आप, यहाँ पे 3 एंगल्स का सम, एक ये एंगल हो गया इसका सम, दूसरा ये वाला एंगल, और तीसरा ये वाला एंगल, तीनों का सम 180 होना चाहिए था। तो वो हो रहा है। आप वैसे भी देखिए, ये थीटा से थीटा कट जाएगा, 180 बन जाएगा। अब ये टोटल एंगल 60 डिग्री है, तो ये 60 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया, ये थीटा हो गया भैया। अगर ये थीटा एंगल हो गया तो आप मेरे को बताओ कि ये थीटा, ये 120, तो ये कितना बन गया। क्या ये आपका 60 माइनस थीटा बना कि नहीं बना। वही इस वाले ट्रायंगल में मैंने सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री लगा दिया, ठीक है। फिगर में ही समझ जाते हैं ये सब कुछ, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं एक एक चीज लिख के थोड़ी बताऊंगा इसके अंदर, आपको ऐसी समझ आ जाएंगी इसमें। तो ये बन गया। अब आप देखिए समझदार जो बच्चा है वो बोलेगा कि ट्रायंगल ए ओ बी, ध्यान देना, ट्रायंगल ए ओ बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी ओ सी। अब ये मैंने सब बता रखा है। आप देखिए कि ए मैंने वही लिया है, ए 60 माइनस थीटा वाला लिया है, तो यहाँ बी भी 60 माइनस वाला थीटा, ठीक है, 60 माइनस थीटा वाला। ऐसी ओ दोनों में कॉमन है, और यहाँ वाला बी जो है ए ओ बी, तो यहाँ वाला बी थीटा है, तो दूसरे वाले का इसका भी थीटा लेना पड़ेगा, यानी सी। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा आपको देखना कि सही भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे कि नहीं लिख रहा हूँ। अब यहाँ से क्या हो गया आपका कि ए ओ बाई बी ओ इज इक्वल टू ओ बी को बी ओ ही लिख दूंगा मैं, यानी ओ बी बाय ओ सी, सी ओ सी, एक ही बात है। तो बी ओ का स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ से मेरे को निकालना भी यही था, ओ बी का स्क्वायर। तो बी ओ का स्क्वायर ओ बी का स्क्वायर एक ही बात है यहाँ पे, इज इक्वल टू हो गया ए ओ इंटू सी ओ। तो मेरे को बताओ ए ओ कितना है, ए ओ 12 दे रखा है, ये देखो, और सी ओ कितना दे रखा है 9, सी ओ 9, बिल्कुल ठीक है। तो ये कितना बना 108, इसका रूट ले लो, ये बन गया आपका ओ बी, क्योंकि यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर था। तो 12 9 जा होता है, तो 9 तो सीधा इसका तो 3 बाहर आ जाएगा, 4 3 12 होता है, इसकी जगह पे 4 इंटू 3 लिख सकते हैं आप। तो 3 दूनी 6, 6 रूट 3 हो गया इसका उत्तर। क्या 6 रूट 3 कहीं दे रखा है, वही इसका आंसर हो जाएगा। 6 रूट 3 है कहीं, ये रहा, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है भाई। ये तो रफ कैलकुलेशन थी, उतार लो इसको भी कॉपी में। आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। बहुत आसान तरीकों से मैं इस सवालों को करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको पता लगे कि पेपर में यही अप्रोच हमारी रहनी चाहिए। अब देखते हैं अगला सवाल। ये भी एक अच्छा सवाल था, कंस्ट्रक्शन थी इसके अंदर भी। ये फिगर मैंने बनाई है, फिगर दी नहीं हुई थी वहाँ। ए बी और सी डी, देखिए मेन गेम ऐसे सवालों में क्या होता है कि पहले तो फिगर बनाना,
और फिर फिगर की ये डिजाइनिंग सही करना, फिर उसमें वो सब मार्क करना, 1 मिनट तो यही बच्चे का खराब हो जाता है। बहुत बार ऐसा देखे कि 1 मिनट खराब हो जाता है फिगर में। अगर आप सही फिगर नहीं बनाएंगे, तो मान लो कि आप ये जो 2 कोड है ये आपने ऐसे बना दिया, मान लो आपने 2 कोड ऐसे बना दी, तो अब बाद में आप पढ़ोगे कि ये तो पी बिंदु पे मिल रही है, फिर आप दोबारा से इस फिगर को काटोगे, फिर आप कुछ ऐसे बनाओगे कि ये पी बिंदु पे मिल रही है तो फिर ऐसी जानी चाहिए ये। तो इसमें बच्चे का बहुत समय खराब होता है। यही समस्या है कि आपको थोड़ा सा इस चीज में जब प्रैक्टिस होगी तभी आप फास्ट हो सकते हैं बहुत, इसीलिए मैथ्स जो है प्रैक्टिस मांगता है। तो इसके अंदर एक ए बी और दूसरी सी डी, ये 2 कोड हो गई, और ये इसीलिए ऐसी बनाई है क्योंकि ये पी बिंदु पे जाके मिलती है। ये एंगल 25 दे रखा है, ये 39 दे रखा है। अब निकालना क्या है इसमें से, सी बी डी, सी बी डी यानी कि मेरे को मैं बना ही लेता हूं यार, ऐसे तो समस्या हो जाएगी। बना देता हूं अभी। ये जो है सी बी डी निकालना है ना मुझे, 1 सेकंड रुको बस, लो अब ठीक है। तो सी बी डी यानी ये वाला एंगल मेरे को निकालना है दोस्त, ठीक है। अब आपको शायद ज्यादा समझ आ रहा होगा। अब देखो आपकी 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो ये है कि ये डायमीटर है, ये हमें दिया हुआ है। अगर ये डायमीटर है तो ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल जो बन रहा है ए बी डी, ये 90 होगा कि नहीं होगा, इतनी बात आप मेरे को बताओ। डायामीटर पे कभी भी कोई एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, तो ये एंगल 90 डिग्री का होने का, यानी कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। क्या इतनी बात तय है? अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, मैं लिख देता हूं कहीं पे कि एंगल ए बी डी 90 है, एंगल ए बी डी 90 डिग्री है। ये मैंने लिख दिया अलग से ताकि यहां पे होच पोच ना हो। अब आप मेरे को बताओ कि 39 और 64, अब ये वाला ट्रायंगल देखो आप, इस ट्रायंगल को देखो आप, क्या ये एंगल जो है, ये वाला एंगल उसका एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? अगर एक्सटीरियर है तो ये और ये का सम जो है ये इसके बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो एंगल हो गया, ये कितना हो गया, 25 और 39, 64 डिग्री हो गया, 64 डिग्री। अब आप मेरे को बताओ कि ये वाला एंगल, और देखिए यहीं से ही इधर भी बन रहा है, तो सर्कल की ये प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल और ये एंगल सेम सेगमेंट में तो बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब अगर ये 64 है तो इसको भी 64 होने का, हटाओ ये वाली कंस्ट्रक्शन, अब ये 64 हो गया। आपको पता है कि ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, तो पूरे 90 में से 64 गए तो क्या ये आ जाएगा मेरे पास? आ गया, हो गया सवाल सॉल्व। 90 डिग्री माइनस में 64 डिग्री सही है ना? तो ये कितना बन गया आपका, 26 डिग्री बन गया ना? लो 26 डिग्री ये रहा, इसका आंसर होगा। उतार लो इसको भी कॉपी में। आई होप कि ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। ये भी एक अच्छा सवाल था। अच्छा तो क्या, थोड़ा सा अगर आपको वो चीज क्लिक कर गई तो आसान सवाल था, वो चीज क्लिक नहीं की तो मुश्किल सवाल था। मुद्दे की बात तो यही है सारी की सारी। अब यहाँ पे सारी गेम बस इसमें थी, और मैं बता रहा हूँ आप मेरा सिंप्लीफिकेशन का चैप्टर खोल के देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा 300 घंटे की सीरीज का। उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैं आज आपको विद प्रूफ दिखा रहा हूँ सारी चीजें, मैं खुद से कुछ नहीं बना रहा हूँ यार। उसके अंदर 50 बार मैंने ये चीज बताई है, आप खोल के देखो खुद अपने दिल पे हाथ रख के। और ये सवाल में बहुत सारे बच्चे फंस गए हैं। तो आप देखिए कि क्या मैंने आपको कभी ये नहीं बताया था कि रूट में 3 प्लस रूट 5 हो तो इसको हम या तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, कुछ ऐसा हम कर सकते हैं क्या? तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या बना, 6 प्लस 2 रूट 5 और अपॉन में 2, इस पूरे का रूट। और फिर अब याद करो जब मैंने स्क्वायर रूट में से पूरा अंदर होल स्क्वायर बनाना बताया था सिंप्लीफिकेशन के अंदर, तो अब देखिए बिल्कुल वही चीज है। ये क्या बन गया, आप मेरे को बताओ कि क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर? खोल के देखो, 5 प्लस 1 6 प्लस 2 रूट 5, तो ये क्या बन गया, रूट 5 प्लस 1 अपॉन में इसको मैं रूट 2 लिखूंगा, इसका होल स्क्वायर बन गया। बस यहाँ जिसने ये चीज पकड़ कर ली उसके बाद सवाल आराम से हो जाएगा। आप देखिए क्या बन गया, ये 22 रूट 2 डिवाइड बाय में 4 रूट 2 माइनस में रूट 5, क्योंकि यहाँ देखिए रूट है,
एक रूट यहाँ लगेगा, ठीक है जी। थोड़ा सा मैं सुधार कर देता हूँ इसमें, इक्वल टू थोड़ा इधर कर देते हैं, अब ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट है तो सिर्फ रूट 5 प्लस 1/√2 रहेगा, लेकिन यहाँ एक माइनस होने की वजह से पूरा माइनस हो जाएगा अपॉन में √2। ये √2 जब ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका 4 दूनी 8, और ये बन जाएगा फिर 4 दूनी 8, 8 में से तो 7 माइनस √5 बन गया नीचे, और ये √2 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर कितना बन गया 44, और नीचे बन गया 7 माइनस में √5। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रैशनलाइज करने के लिए ये कर देता हूँ। क्या इसमें कोई गलती है कि नहीं है, मेरे को बताओ। क्या ये नहीं मैं कर सकता हूँ, देखो ना ऊपर नीचे ये तो कैंसिल हो जाएगा, बट इसको रैशनलाइज करने के लिए मैंने ये कर दिया। अब यहाँ पे मैं जब देखता हूँ तो ये कितना बनेगा, 7 का a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्र माइनस बी स्क्र बनेगा, तो 7 का स्क्र माइनस √5 का स्क्र, 49 माइनस 5 कितना होता है 44 होता है। तो दोस्त 44 कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से ये है कि जो 7 प्लस √5 है ना, ये आपको दिमाग में करने ऐसे स्टेप्स, तभी तो फास्ट कर पाओगे। इसमें यही था कि बस ये चीज को क्लिक करना है कि ये है, उसके बाद दिमाग में करने ये सारे स्टेप्स, तो तभी तो कर पाओगे, नहीं तो कर ही नहीं पाओगे यार, बैठे रहोगे ये सब लिखने कचरा, इसका कोई मतलब नहीं है। आपको सीधा यहाँ पे आना था कि 7 प्लस √5 को इक्वल टू a प्लस √5 इंटू में b। तो यहाँ से कंपैरिजन कर लेते हैं, तो a की वैल्यू 7 हो गई, √5 है, तो b की वैल्यू 1 हो गई। समझ आ गई आपको बात। तो a की वैल्यू यहाँ से 7 हो गई और b की वैल्यू 1 हो गई। आई होप कि इतना तो आपको क्लैरिटी हो गई है। और इसने देखिए पूछा भी क्या, इसने सीधा a और b की वैल्यू नहीं पूछा, ऐसा तो फिर आप रख रख के देख लोगे। उसने ab इज टू a प्लस बी पूछ लिया, तो ab इज टू a प्लस बी। अब करिए, देखिए ऑप्शन से भी नहीं हो रहे थे ऐसे सवाल। 7 इंटू 1 7 अपॉन में 7 प्लस 1 7/8 आपका आंसर होना चाहिए। क्या ये ऑप्शन में है, तो ये रहा, मार्क कर दो। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कि ये मैंने सीधा सीधा हिंदी में ही रहने दिया है, थोड़ा अंग्रेजी में दिक्कत हो रही थी। ये ABC 3 पॉजिटिव संख्याएं हैं, पॉजिटिव नंबर है। हिंदी वालों को तो दिख ही रहा होगा, इंग्लिश वालों को मैं बता दूं कि इसका मतलब है कि ABC 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये आपको दे रखा है और आपको निकालना है इनके डिफरेंसेस की रेशो। उसने ये इतने दुष्ट हैं कि इन्होंने ABC की रेशो कहीं नहीं पूछ रहा है, ये इनके डिफरेंसेस की रेशो पूछ रहा है। अगेन बच्चा कंफ्यूज, बच्चा बोलता है कि अब करूं तो करूं क्या। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर किसी ने हमसे रेशो पढ़ रखा है, किसी भी टीचर से पढ़ा, मैं अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर, सभी ने पढ़ाया होगा, तो मैं सिर्फ इसलिए रेफरेंस देता हूँ अपने कोर्स का कि मैंने पढ़ा रखा है, मेरे को बाकियों का पता नहीं उन्होंने क्या पढ़ा रखा है क्या नहीं, मैं थोड़ी देखता रहता हूँ सबका। तो मैं इसीलिए अपना रेफरेंस देता रहता हूँ कि 300 घंटे की सीरीज में मैंने जब रेशो पढ़ाया तो उसके अंदर ये चीज़ 50 बार बताई कि ऐसा रेशो 3 का हो और इक्वल टू ये दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूँ कि a² + b² इज इक्वल टू 34 के, इसको मैं लिख सकता हूँ 61 के, इसको लिख सकता हूँ 45 के। मैं बोल देता हूँ कि k की वैल्यू को मैं 1 ही मान लेता हूँ, मैं लेता ही नहीं, मेरे को तो सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को एकदम से। मैं एकदम सिंपल और सोबर तरीके से ABC निकाल सकता हूँ जब, तो मैं k की वैल्यू क्यों लूँ, मैं सीधा का सीधा लेता हूँ a² + b² 34 हो गया। आप देखिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ इस सवाल को, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज़ें लिख रहा हूँ। ऐसी b² + c² को मैं लिखता हूँ 61 और मैं c² + a² को लिखता हूँ 45। ऐड करो सबको, तो क्या ये बनेगा 2 टाइम्स a² + b² + c² इज इक्वल टू में ये कितना बना, 5 और 5 10 हो गया, और 6 और 4 10 13 14 140 बना। तो क्या यहाँ से मेरे पास a² + b² + c² 70 आया कि नहीं आया। अगर ऐसा है, आप मेरे को बताओ कि a² + b² तो 34 है, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यू को 34 पुट करूँगा तो c² की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप मेरे को बताओ। 70 - 34 36 होता है, तो c² की वैल्यू आ गई आपकी 36। अब ध्यान से देखते जाना, b² + c² 61 है, यानी इसकी वैल्यू 61 है, इसकी वैल्यू 61 यहाँ पुट करूँगा तो उधर जाएगा तो 9 आ गया, तो यानी कि a² की वैल्यू 9 आ गई। और ऐसे ही अब यहाँ पे c² + a² पुट करूँगा 45, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कितनी बनेगी ये
35 नहीं 25 बन गई ना, तो बी स्क्वायर की वैल्यू 25 बन गई। और ये होना भी चाहिए था क्योंकि यहाँ स्क्वायर्स हैं, तो अगर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो ये होना ज़रूरी था। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 6, यहाँ से ए की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से बी की वैल्यू आ गई 5। क्वेश्चन अब जो मर्जी पूछ ले, वो जो माइकल लाल कुछ भी पूछ ले, वो एग्जामिनर वही निकाल देंगे। बी माइनस ए निकालना है पहले, तो बी माइनस ए हो गया 2, तो सीधा सीधा दिख रहा है यही आंसर है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखो रियल ऑप्शन लिखे हैं जो एग्जाम के अंदर है, पहला ही देखा और वही हो गया। इसको बोलते हैं टाइम सेविंग टेक्निक। बाकी करके देखना चाहो तो पूरा करके देख लेते हैं। बी माइनस ए होगा, सी माइनस बी कर लो, सी माइनस बी तो 1 हो गया। तो अगर यहाँ पे मान लो कि कहीं यहाँ पे मान लो 2 होता, तब यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, तो फिर सेकंड वाले से पता कर लेंगे, और सेकंड वाले से भी नहीं पता लग रहा, फिर पूरा तो करना ही पड़ेगा और क्या है। और ऐसे ही तीसरा करेंगे तो वो 3 आ जाएगा यार। तो ये आपका उत्तर हो गया। इसकी पीडीएफ भी मैं डलवा दूंगा टेलीग्राम पे, उतार लो इसको भी कॉपी में। अगला सवाल देखो गाइस, 2-3 सवाल और रह गए हैं बस, और फिर वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि ये वीडियो बनाई उन लोग के लिए थी जिनके पास ज़्यादा समय नहीं है, जो ज़्यादा समय खराब नहीं करना चाहते, तुरंत टू द पॉइंट चीज़ को देखना चाहते हैं कि कहाँ पे समस्या आ सकती है। आप देखिए कि ये भी 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a/b है, और जो थीटा है वो 0 से 90 के बीच में, तो a + b और a - b क्या होगा, ये अपने को पूछ रहा है, इसकी रेशो। अब देखो सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप कभी भी 45 डिग्री मत लेना। 45 डिग्री लोगे तो ये और ये सेम आने लग जाएंगे, ये और ये सेम आने लग जाएंगे। तो क्लियर कट है कि थीटा को यहाँ तो 30 डिग्री ले लो या 60 डिग्री ले लो। मैं 30 डिग्री पे करके देख लेता हूँ थीटा को, क्योंकि 45 डिग्री पे 2 ऑप्शन सेम हो रहे हैं। हमेशा ऑप्शन को पहले देखो, उसके बाद ये डिसाइड करो कि थीटा क्या लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है आपका टाइम कहाँ वेस्ट होता है कि बच्चा 45 डिग्री लेके करेगा, बाद में देखेगा यहाँ पे 45 डिग्री पुट करके कि 2 ऑप्शन सेम सेम मैच कर रहे हैं, क्या मतलब फिर काहे को लिया। तो इसीलिए पुट थीटा इज इक्वल टू इधर 30 डिग्री और 60 डिग्री, यहाँ पे सही रिजल्ट आने के चांसेस रहेंगे आपके। तो आप देखिए कि ये क्या बनेगा, 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, तो ये 1/3 हो जाएगा, तो ये 2/3 बन गया। प्लस में 2 इंटू में साइन 30 डिग्री होता है हाफ, और कोस 30 डिग्री होता है √3/2, तो ये बन जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर, तो 4/3 हो गया ये, ठीक है, इक्वल टू आपका हो गया a/b। तो आप मेरे को बताओ कि ये कितना बना। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और 4 और 2 6, 3 दूनी 6, 2 आ गया और 3 आ गया, तो a/b कितना आ गया, 3/1 आ गया। तो दिस इंप्लाइज मैं a को 3k लिख सकता हूँ, मैं 3 ही लिख रहा हूँ अभी, और b को 1k लिख सकता हूँ, बट मैं 1 ही लिख रहा हूँ, k की वैल्यू को भी 1 मान रहा हूँ, क्योंकि मेरे को तो तुरंत आंसर चाहिए बस, वो k के यहाँ पे कट ही जाना है जब रेशो लेनी है। तो दिस इंप्लाइज कि a + b, यहाँ कॉम्पोनेंट डिविडेंड भी लगा सकते थे, बट सीधा सीधा करता हूँ मैं, काहे को पंगे में पड़ना। 3 + 1 हो गया 4, 3 - 1 हो गया 2, तो ये आ गया आपका 2/1 यानी कि 2। अब आप ऑप्शंस में पुट करके देख लो 30 डिग्री को, यहाँ ऑप्शंस में पुट करके देख लो कि कौन सा 2 आएगा। तो मैं देखता हूँ, तो इसमें 30 पुट करूँगा तब भी 2 नहीं आ रहा है, इसमें 30 करूँगा तब भी हाफ आता है, इसमें 30 करूँगा तब भी 2 नहीं आ सकता, क्योंकि 2 कहाँ से आएगा, देखिए ये हाफ होता है, तो इसका उल्टा क्या कोसिकेंट है, तो कोसिकेंट 30 क्या हो गया 2 हो गया। तो सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि आंसर इज दिस इंप्लाइज कोसेक 30 डिग्री। तो ये आपका उत्तर हो गया, उतार लो इसको भी कॉपी में। आई होप कि ये समझ आया होगा आपको। ऐसे करना था इन सवालों को तुरंत। अब बच्चे पता नहीं किस तरह से अटक गए इन सवालों में, तो मैंने वो सभी सवाल इसीलिए पिक कर लिए हैं ताकि आपको आगे कभी भी जब भी एग्जाम आएगा, तो ये वीडियो ऐसा नहीं है कि हम ट्राई करते हैं कि कोई कंटेंट बनाते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से कंटेंट बनाए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से ना बनाए। तो ये वीडियो आने वाले समय में भी आपको काम आएगी। हो सकता है आप दोबारा देखें इस वीडियो को जब आपका एग्जाम बिल्कुल पास होगा कि मैंने ये गलतियां की थी, अब मैं दोबारा नहीं करूंगा, ठीक है। अब देखिए कि ये सवाल को ट्रिग्नोमेट्री के देखिए इन्होंने बहुत लंबे लंबे सवाल पूछे, जिसमें 1-1 2-2 मिनट बर्बाद होने ही होने हैं। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी तेज हो, 1 से 2 मिनट के बीच में आपका समय लगेगा। 1.5 मिनट भी लग सकता है, 2 मिनट भी लग सकते हैं। आपका सीधा से इसका टारगेट ये होना चाहिए कि देखिए 0 से 90 डिग्री है तो मैं 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री पे पुट कर लेता हूँ। और ये इसीलिए करना है क्योंकि 45 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ भी सेम आ जाएगा, यहाँ भी सेम आ जाएगा। तो 45 पे मत चेक करना, आप सीधा 30 या 60 पे चेक करना, जैसे अभी मैंने करके आपको दिखाया। बिल्कुल सेम वही काम आपको यहाँ पे करना है। अभी तो क्वेश्चन करके दिखाए
30 डिग्री पुट करके, ऐसे यहाँ पे 30 डिग्री पुट करना, फिर ऑप्शंस में देखना 30 डिग्री पुट करके, तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अभी अभी जस्ट क्वेश्चन करके ही तो दिखाया, तो वैसा ही है ये, तो सेम सही। जो सेम मैं इसीलिए स्किप कर रहा हूँ कि आप खुद भी कर लेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है, एक आधा इसीलिए स्किप कर रहा हूँ। अब ये सवाल देखिए, सिंप्लीफिकेशन अगर मेरे से किसी ने पढ़ रखा है, मैंने तो करवा रखा है, बाकियों का मुझे पता नहीं कि किसी टीचर ने क्या करवाया क्या नहीं, बट मैंने करवा रखा है आपको सिंप्लीफिकेशन। 12 घंटे की सीरीज मैंने करवाई थी, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स दे दूंगा मैं 300 घंटे की सीरीज के, वो 12 घंटे का उसमें सिंप्लीफिकेशन है सिर्फ। तो उसके अंदर ये भर भर के मैंने सवाल कराए थे, और मैंने वहां भी बताया था कि डिविजन्स में आपको थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन हो जाए। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका क्या है ऐसे सवालों को करने का, आप हर ब्रैकेट को अलग अलग सोल्व कर लो। मैं पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करता हूँ, यहाँ पे मान लो, तो ये कितना हो गया, 3 एकम 3 और 1 4/3 हो गया। अब आप देखो कि यहाँ पे डिवीजन का साइन है, मैं इनटू लगाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑफ है, तो बोर्ड मास बोलता है कि पहले ऑफ को सोल्व करना है, ऑफ को सोल्व करूंगा तो आपस में मल्टीप्लाई ही होने हैं ये, और जहाँ पे डिवीजन का साइन है तो ये दोनों को पलटना पड़ेगा। अगर यहाँ मेरे को मल्टीप्लाई का साइन बनाना है तो दोनों पलटे जाएंगे, क्योंकि ये भी प्रोडक्ट में आ गया एक तरह से, समझ रहे हो, क्योंकि आप जब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको यहाँ पे कर दोगे, तब भी तो एक नंबर बना और वो पलटेगा। तो मैं मल्टीप्लाई ना करके सीधा सीधा ही बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा के पलट देता हूँ। तो 7 दूनी 14 और 6 20 हो गया, तो 7/20 यहाँ पे बना, और इनटू में यहाँ पे देखिए 5 5 25 26 27 28, तो 5/28 यहाँ पे बना। ठीक है, तो 7 एकम 7 चौके 8, 5 एकम 5 चौके 20, 1 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 1/12 ये बन गया। ये वैल्यू मेरी आ गई 1/12। अब मैं दूसरा ब्रैकेट सोल्व करता हूँ, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, ताकि आपको सहूलियत रहेगी थोड़ी सी। तो इसको जब मैं सोल्व करता हूँ तो अगेन वही चीज़ यहाँ पे भी है, ऑफ आ रखा है तो इसको इनटू में कन्वर्ट कर दूंगा। यहाँ पे पहले ऑफ को सोल्व करना होता है, नो, लेकिन मैं अब पलटना चाहता हूँ इसको। तो 5 6 30 और 32/5 इनटू में 4 दूनी 8 और 1 9/2 बनता है, तो 2/9 लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, और इनटू में यहाँ भी पलटना पड़ेगा, तो 5 3 15 और 1 16, तो 3/16 लिख लेता हूँ। तो 16 एकम 16 दूनी 32 और 3 एकम 3 3 9, तो 4/15 यहाँ बना। अब फिर पेन का कलर चेंज कर देते हैं, और अब इस ब्रैकेट को मैं सोल्व कर लेता हूँ। इसको सोल्व करता हूँ तो अगेन वैसे से ही होगा, ये भी 3/4 मल्टीप्लाई बाय में, अच्छा यहाँ पे यहीं मल्टीप्लाई है ना, तो 2 3 6 7 8/3। ये ऑप्शंस को थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ ताकि हमें करना आसान हो जाए। इनटू में, अब इनटू ही कन्वर्ट करूँगा मैं, और क्या करना है मुझे, तो इनको पलट दूंगा, तो ये आ गया आपका 9/5 मल्टीप्लाई बाय में, ये कितना हो गया, 5 एकम 5 और 1 6, तो 5/6 ये हो गया। ये 5 से ये 5 कैंसिल, 3 3 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 होता है, तो ये कैंसिल, एक ये 3 कैंसिल, सब कुछ तो कैंसिल हो गया, तो 3 ये बना। ठीक है भाई, लीजिए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ डिवाइड है, तो अगेन क्या कीजिए, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/12 इनटू में 4/15, ये तो हो गया मल्टीप्लाई। लेकिन वहाँ डिवाइड है तो मैं पलट दूंगा यहाँ वाली चीज़ को, ये 1/3 बन जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 3 12, 3 3 9, 15 9 135, तो ये बन गया 1/135। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आप सोल्व करके देख लेना, ये कुछ 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, देखिए, क्योंकि यहाँ पे अब कैलकुलेशन मेरे को करके दिखानी पड़ जाएगी, और वैसे मैंने करके रखी हुई है, 0.0074 बन जाएगा ये। ठीक है जी, सही है ये, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, ये वाला। ये आप करके देख लेना, क्योंकि अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे कि मैं वो पूरी करके दिखाऊं। है कुछ नहीं है आसान है, लेकिन बस आपको यही डिटेक्ट करना है कि ये कौन सी जगह पे आ रहा है। अगर ये थोड़ा सा भी आप डिटेक्ट कर लेंगे, आपको सिर्फ 0.00 ही तो चेक करना है, आगे तो 7 7 7 7 सब सेम है। सिर्फ आपको यही चेक करना था कि पहले कितनी जीरो लगनी है। तो जब आप इसको करने भी की कोशिश भी करोगे, चलो मैं थोड़ा सा बता भी दूं आपको, ये 1 है, ये 135 है, तो 0 पॉइंट, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक जीरो लगाओगे तो उसका एक पॉइंट लग जाएगा, फिर एक जीरो लगाओगे तो भी बात नहीं बनेगी, तो यहाँ जीरो, फिर एक जीरो लगाओगे तो भी बात नहीं बनेगी, तो यहाँ एक जीरो, तो पता लगे कि अब तो ये कट जाएगा इससे, तो 0.00 वाला उत्तर है, तो 0.00 वाला ये आंसर हो गया। ठीक है।
ये सिंपल तरीका था इसका। अब वो मैंने इसीलिए देख के लिख दिया कि थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन से आपको पता लग जाए। ये इसका छोटा तरीका मैंने आपको बता दिया है। उतार लो इसको भी, कॉपी में उतार लो। आई होप कि ये भी समझ आ गया होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं करूंगा नहीं क्योंकि बिल्कुल अभी मैंने इससे टफ क्वेश्चन अभी आपको करके दिखा दिया, इतना टफ कर दिया। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ, तो यहाँ पे करते रहना यार, खुद ही कर लेना। ये तो बहुत ही आसान है क्वेश्चन, इसमें तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे प्लस है और यहाँ डिविजन्स है, तो ये तो उससे आसान सवाल है। तो डू इट योर सेल्फ, ठीक है। ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, नहीं तो मैं कर देता इसको। चलो यही है टोटल, हाँ बिल्कुल यही है। तो ये 13-14 सवाल ऐसे थे, 13 क्वेश्चंस, जिनकी वजह से आपको समस्या आ सकती थी। और ये मैं आपको इसीलिए खुद करने को कह रहा हूँ कि आप कर लेना। उसका कारण ये है कि सिंप्लीफिकेशन सच में थोड़ी डिफिकल्ट थी। आप माने ना माने, इस सवाल को करने में ही हमें 2 मिनट से ऊपर का समय लग गया। सिंप्लीफिकेशन की क्वेश्चंस को हमेशा 1.5 से 2 मिनट लगता ही लगता है यार, इससे कम नहीं लगता है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये सवाल जो होते हैं इनको खुद करने की कोशिश किया करो और देखा करो कि कैसे आप कर सकते हो। अब कोई बच्चा अगर इसको ही निकालने लग जाए तो फिर वो 3 से 4 मिनट खराब कर देगा इस सवाल पे। जैसे ही आप ऐसा करोगे आपका पेपर खराब होना शुरू हो जाएगा, आपके दिमाग पे एक प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो यही चीज़ है कि इनको आप थोड़ा सा प्रैक्टिस में जब लाएंगे, इसीलिए आप देखिए कि मैं हमेशा आपको बोलता था, मेरी स्ट्रैटेजी भी कभी भी आप सुन लेना, मैंने पिछले 1 साल में जितनी भी स्ट्रैटेजीज बताई हैं, हर स्ट्रैटेजी में कैलकुलेशन वाली स्ट्रैटेजी अलग से भी बताई, उसमें मैंने ये भी बोला था कि सिंप्लीफिकेशन के डेली 10 सवाल लगाओ। अगर यकीन नहीं होता तो उठा के सिंप्लीफिकेशन वाली मेरी स्ट्रैटेजी देख लेना, जिसके अंदर मैंने पूरा बताया था कि कैलकुलेशन कैसे फास्ट करनी है। तो उसमें मैंने ये बताया था, और बच्चे जिसने किया होगा उसको फायदा हो गया होगा ऐसी चीज़ों में, क्योंकि यहीं पे टाइम बचता है, अदरवाइज तो टाइम बच ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। बहुत मैंने सोच समझ के सबसे डिस्कशन करके फिर जाके ये बनाया है। अगर तुरंत बनाना होता तो उसी दिन रिलीज कर देता, कुछ भी कचरा उठा के, लेकिन ऐसा नहीं किया है। जहाँ बच्चों को समस्या आई वो सवाल मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। हालांकि सवाल देखने में इतने मुश्किल नहीं है, बट अगेन बात वही है कि जब पेपर में आप करते हैं तब वो मुश्किल लगते हैं, क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है और बैक टू बैक बहुत सारे बच्चों के सामने ये एक के बाद एक सवाल आता गया और बच्चा परेशान होता गया। क्योंकि कई बच्चों के सामने, किसी के सामने 4 लगातार ऐसे सवाल आ गए, किसी के सामने 8 लगातार ऐसे सवाल आ गए। तो आप समझिए कि कितना हाई मेंटल प्रेशर बन जाएगा बच्चे पे जब वो 8-9 सवाल एक साथ आपके आ जाएं जिनको आपको स्किप करना है। तो वही समस्या हुई है बहुत सारे लोगों के साथ मेरे हिसाब से। तो परेशान होने की बात नहीं है, और मैंने पहले ही बता दिया कि जो टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट हैं आप उनको ले लीजिए, और उसके अंदर ये सब चीज़ें आप करने की कोशिश कीजिए कि कौन से क्वेश्चन को पहले स्किप करना चाहिए, कौन से को बाद में। अगर आप स्किपिंग की टेक्निक को सीख गए तो आपको मेंस के अंदर बहुत बड़ा फायदा होगा। अगर आपने स्किपिंग की टेक्निक को नहीं सीखा तो आप कितने भी मॉक्स दे लो, किसी भी कंपनी के दे लो, आपको कभी फायदा नहीं होगा। तो टेक्स्ट बुक के मॉक्स का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, कोड भी वहीं पे लिखा है, आप जाके वहाँ से ले सकते हैं। और बाकी जितने भी 300 घंटे की सीरीज़ है या मैंने जो भी पढ़ा रखा है सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहीं से वैसे ही सब सवाल आए हैं। एक सवाल आप ऐसा नहीं बता सकते कि जो वहाँ से हट के कुछ आया हो, बिल्कुल डिट्टो वैसे से ही सवाल आए हैं, कोई मुश्किल नहीं था, कर सकते थे। बट अगेन मैं वही बार बार बोलूंगा कि मेंटल प्रेशर की बात है ये सारी की सारी, उसी को आपको सही करना है। आने वाले बच्चों के लिए मेरा यही ज्ञान है, इसके अलावा मैं और कुछ इसमें नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। और एक अपना जो है अभी एक पीडीएफ कोर्स बस आने ही वाला है, 2-3 दिन में रिलीज हो जाएगा, जिसके अंदर पीडीएफ कोर्स के अंदर हम बहुत कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी कि आने वाले सभी एग्जाम्स में हेल्प हो जाए। तो वो आपके लिए कंपलसरी है कि उसको ज़रूर करना, क्योंकि उसके अंदर हमने बहुत मेहनत लगाई है पिछले 1 साल की कि अच्छे अच्छे सवाल सारे डाल दिए जाए, ताकि बच्चे को जाके पेपर के अंदर कभी ऐसे सवालों के साथ एनकाउंटर जब हो तो वो सवाल आपका एनकाउंटर ना करें, आप सवाल का एनकाउंटर करके आ जाए। ठीक है भाई, डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक्स मैं दे दूंगा। आप लाइक शेयर सपोर्ट फुल रखिए, क्योंकि हर कंटेंट को बनाने में हम जी जान लगाते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल, और सबको हैप्पी वैलेंटाइंस डे। जो बाद में देख रहे हैं उनको अगले साल के लिए, अभी के लिए, हमेशा के लिए वैलेंटाइंस डे। ओके गाइस, बाय बाय।